मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुकाबला अगर कोई कर पाएंगे बीजेपी को, उसका नाम है कांग्रेस और लेट पार्टी। कभी आप पश्चिम बंगाल चले जाएं, वहां पर एक बात कही जाती है कि जो बंग समझेगा वही रंग समझेगा, और जो राजनीति के रंग समझेगा तो फिर पुरानी राजनीति में रंग में भंग वही करेगा। यही समझने की कोशिश की जा रही है। अभी तक की जो लड़ाई थी ना, नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी की। 3 महीने बाकी हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के भी ज्ञान चक्षु खुले, या यूं कहें कि कांग्रेस की भी थोड़ी नींद टूटी तो कांग्रेस अधीर हो गई। अधीर होने के बाद कांग्रेस ने जो भी कहा है, यही आज की बहस का सवाल है। नमस्ते, मैं राशिद। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बोले, और ये कांग्रेस का अधीर बोल था। अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ममता बनर्जी नहीं कर पाएंगी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा टीएमसी और जो कांग्रेस और वाम का गठबंधन है, वही असल में मुकाबला कर सकेगा, और टीएमसी कमजोर है। लेकिन सवाल यह है, क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी है पश्चिम बंगाल में? क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि बीजेपी सुपर है, तो कौन सबसे ऊपर है? यह बड़ा सवाल है। बंगाल की लड़ाई क्या आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाम पर आ गई है? और अगर आ गई है तो फिर ममता बनर्जी ने जब अपना धीर खोया था, तो कांग्रेस इतनी अधीर क्यों हो गई? यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने बीजेपी को तो माना है, लेकिन किसका होगा पत्ता साफ, यही हम जानेंगे अगले 1 घंटे में। कांग्रेस ने अगर ये कह दिया अपनी तरफ से कि टीएमसी भी कांग्रेस और वाम दलों के साथ में आ जाए, वहीं टीएमसी वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और वाम दलों को साथ में आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से पटखनी देने के लिए। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि सभी पार्टियां ये मान चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ गई है? स्ट्रांग पोजीशन इसलिए क्योंकि अमित शाह से लेकर के जेपी नड्डा से लेकर के बाकी जितने भी बड़े क्षत्रप हैं, चाहे उनमें शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लें, आप कैलाश विजयवर्गीय का नाम ले लें, या फिर और जितने बड़े बड़े नेता हैं, चूंकि पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भी एकदम रण थाम लिया है, और प्रधानमंत्री ने भी पिछले दिनों जब खम ठोका तो समझ में ही आ गया कि हल्दिया से लेकर के नादिया तक क्या तैयारी है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने यह बयान दे दिया है कि ममता कमजोर है, कांग्रेस वाम मजबूत है, तो इसके मायने क्या हैं? क्या वाकई इसमें कोई बड़ा बयान और कुछ बड़े राजनीतिक मायने समझे जा सकते हैं? अब आप ये समझें कि ये राजनीति की आग असल में कहां से लगनी शुरू हुई। हुआ क्या? पहली ब्रेकिंग न्यूज आप देखें। टीएमसी के विधायक का नाम है तापस रॉय। उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लेफ्ट अब टीएमसी के साथ आ जाए। ये तापस रॉय ने कहा। बांकुरा की रैली में संबोधित कर रहे थे टीएमसी विधायक ने, वहीं पर बड़ा बयान दिया। टीएमसी विधायक ने यह कहा, अरूप खान जो ओंडा से टीएमसी के विधायक हैं, कांग्रेस और लेफ्ट के जुलूस में जाएंगे। और टीएमसी विधायक तापस रॉय के बयान के बाद पश्चिम बंगाल में हलचल मच गई। क्या कहा था तापस रॉय ने? सबसे पहले आप ये सुने। আমি কংগ্রেসীদের বলবো, বামপন্থীদের বলবো যে অরূপ খা আপনাদের মিছিলের পায়ে পা মেলাবে, কিন্তু আপনারাও জানেন আপনাদের ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে এটা সম্ভব না। একা কংগ্রেসেরও সম্ভব নয়, একা সিপিএম এরও বা বামপন্থীদের সম্ভব। তাই আপনারা দুজনে একসঙ্গে এসেছেন। अब आपने ये सुना कि टीएमसी के विधायक ने क्या कहा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ी खबर आई टीएमसी विधायक के बयान के बाद। कहते हैं राजनीति में क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि बंग का रंग अगर समझना है तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को भी जानना जरूरी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसी के बाद दे दिया बड़ा बयान। कहा टीएमसी नहीं कर सकती बीजेपी का मुकाबला, कांग्रेस लेफ्ट दे सकते हैं बीजेपी को टक्कर, और यही एक वजह है कि ममता कांग्रेस और वाम दलों के साथ आए। यानी टीएमसी का यह कहना है कि कांग्रेस वाम उनके साथ में चली जाए, और अधीर रंजन चौधरी का यह कहना है कि ममता बनर्जी हमारे साथ में आ जाए। तो ऐसे में सवाल यह है कि हर किसी ने मान लिया है क्या कि बीजेपी है सुपर बॉस? अधीर रंजन चौधरी को सुने। ये कि हो सकता है टीएमसी पार्टी के अंदर भय पैदा हो गए हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी के साथ जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो टीएमसी पार्टी छोड़कर आना भी चाहिए। मैं जिन शख्स ने ये सलाह दिए हैं उनको मैं सलाह देता हूं, टीएमसी छोड़ो और कांग्रेस सीपीएम के साथ तुम अपना रिश्ता जोड़ो। मतलब टीएमसी छोड़ो, कांग्रेस से रिश्ता जोड़ो।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है, चले आओ, क्योंकि टीएमसी बीजेपी को मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुकाबला अगर कोई कर पाएंगे बीजेपी को, उसका नाम है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी की गठबंधन। ज्यादा देर मत करो और कांग्रेस के साथ रिश्ता जोड़ो। अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि ज्यादा देर मत कीजिए, कांग्रेस के साथ में आ जाइए। कांग्रेस और वाम दल ही असल में भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला दे पाएंगे। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सुपर बॉस, चाहे वो टीएमसी हो या फिर कांग्रेस या फिर वाम दल, इन्होंने मान लिया है। लेकिन चारों तरफ से ममता बनर्जी कैसे घिरती चली जा रही हैं। अब आप एक तस्वीर देखें, ममता बनर्जी का घेराव करने वाले कैसे अपने हैं, कितने बाहरी हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये तीन बंग त्रिदेव हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने ममता बनर्जी का घेराव किया है। अपनों ने भी ममता बनर्जी को चक्रव्यूह में फंसाया है। नाम है शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी जैसे अपने। इसके अलावा एम फैक्टर के दांव में असदुद्दीन ओवैसी हैं, अब्बास सिद्दीकी हैं, और इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां ये भी कह रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा वही किंग कहलाएगा। और पॉलिटिकल रिवाइवल का लॉन्च पैड पिछले एक दशक में लेफ्ट भी ढूंढना चाहती है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि लेफ्ट को यह पता है कि अगर वामपंथी राजनीति को जिंदा रखना है तो फिर ऐसे में पश्चिम बंगाल में जिंदा रहना राजनीतिक तौर से बहुत जरूरी है। डिबेट को ओपन कर देते हैं। इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं सौरभ सिकंदर, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। विजय कौशिक है नेता कांग्रेस। सौमित्र घोष, समर्थक टीएमसी। मित्र प्रकाश जी, नेता हैं आप लेफ्ट के। सौमित्र घोष जी, पहला आपसे ही सवाल है। टीएमसी के विधायक कहते हैं कि कांग्रेस वाम हमारे साथ आ जाए, कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि ममता बनर्जी हमारे साथ में आ जाए। क्या ये माना जाए कि पहले ही आप लोगों ने ये मान लिया है भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत है पश्चिम बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी को मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है यहाँ पर, तो पहले ही ये बताना चाहिए पश्चिम बंगाल में 77,000 बूथ हैं फर्स्ट। उसके साथ ऑक्सिलियरी बूथ मिलाकर लगभग 1 लाख से ज्यादा बूथ हो गया इस साल पश्चिम बंगाल में। पहला होता है पश्चिम बंगाल में वोट कराने के लिए, वोट के लिए, इलेक्शन के लिए बूथ एजेंट का जरूरत होता है, ठीक है। तो क्या पश्चिम बंगाल में अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए 1 लाख से ज्यादा बूथ एजेंट है? इस पे जवाब होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी तापस रॉय ने कहा है बहुत ही सही कहा है। देखिए, पहले दौर से तो अगर आप देखेंगे जो कम्युनिस्ट है पश्चिम बंगाल में, जो कम्युनिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब जो सीपीआईएम है, बंगाल का जो सीपीआईएम है वही कम्युनिस्ट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट लोग हैं, कल्चरल लोग हैं, जो साहित्य, संस्कृति, कृष्टि, बहुत सारे जगह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिस्ट है, दिल से कम्युनिस्ट है। That doesn't mean they are leftist, but that doesn't mean they belongs from the Communist Party of India, Marxist. So ऐसे जितने भी लेफ्टिस्ट माइंडेड लोग हैं, तो वो तो ऑलरेडी दे हैव कम टू आवर पार्टी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे लेखक है, साहित्यिक है, ऐसे जुड़ चुके हैं टीएमसी से। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस की कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर। इन लोगों का बस 2 सीट है पश्चिम बंगाल में, बस 2 ही सीट है, और एक है मुर्शिदाबाद में, बहरमपुर में अधीर जी ने कुछ हजार वोटों से उसने जीता था, और एक सीट था वो उसका है मालदा में। ये दोनों जगह में इस बार टीएमसी जीतेगा, पूरे दावे के साथ कह रहा है टीएमसी जीतेगा, ठीक है। मुर्शिदाबाद में भी जीतेगा और मालदा में भी इस आप बार पूरे दावे के साथ में ये कह रहे हैं कि यानी आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई है, यही कहना चाहते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट कुछ है नहीं। अच्छा ठीक है, विजय कौशिक के पास में चलते हैं। नहीं, एक मिनट, ये जो वोट है ना, ये वोट यस ममता नो ममता वोट, यहाँ पर बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है। दिस इज अ वोट ऑफ यस ममता नो ममता। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र में बीजेपी भी फैक्टर नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, लेफ्ट भी नहीं है, जहां है सिर्फ ममता दीदी हैं और ममता बनर्जी बम है। अगर ममता बनर्जी बम है तो 1.5 दर्जन से ज्यादा अपने छोड़ करके क्यों चले गए? 40 से ज्यादा छोड़ने की फिराक में है, इस तरह की बातें कही जाती है। मैं आपसे इस सवाल पे आपसे जवाब लूंगा जवाब लूंगा। विजय कौशिक के पास में चलते हैं। विजय कौशिक जी, अधीर रंजन चौधरी 3 महीने बाकी हैं, ऐसे में अधीर हो गया और उनका कहना यह है कि ममता बनर्जी कांग्रेस और वाम के साथ में आ जाएं, क्योंकि ममता बनर्जी में ताकत नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हरा दें। पहला तो सवाल यह है, क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि बीजेपी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी है पश्चिम बंगाल में? पहला। और दूसरा यह है कि अगर अधीर रंजन चौधरी को यह लगता है कि कांग्रेस इतनी मजबूत है, अभी तक राहुल गांधी क्यों नहीं आए, अभी तक प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, अभी तक कोई केंद्रीय आला कमान से जुड़ा हुआ बड़ा कांग्रेसी नेता फिर क्यों नहीं आया बड़ी रैली करने के लिए? विजय कौशिक जी, देखिए, टीएमसी वालों को जवाब दिया है अधीर रंजन चौधरी जी ने।
बहुत सही जवाब दिया है, क्योंकि टीएमसी वाले जगह जगह चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस और के साथ आए और भाजपा के साथ लड़ाई लड़ने के लिए आए। हाँ, तो हमारा भाजपा से क्या मुद्दा है? हमारा तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का मुद्दा है। जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो उन पर अगर वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट उनके साथ आए, तो कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि अगर आना हो तो जिन्हें आना हो वो हमारे साथ आए, हमें ठीक क्या है। जरूरत है उनकी। रही बात ये, भाजपा देखिए केंद्र में उनकी सरकार है, धन बल से हर तरीके से उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, हाँ। तो उससे टीएमसी घबराई हुई है। अब जब वो घबराए हुए हैं तो वो उन बातों को घुमा फिराकर देश के सामने पेश करते हैं कि भी कांग्रेस को आना चाहिए उनके साथ। क्यों आए भाई? हम अपनी लड़ाई लड़ने में आप सक्षम हैं, तो क्यों आप इस तरह की बात करते हैं? तो अधीर रंजन चौधरी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दूसरी बात, अगर हम पश्चिम बंगाल में भाजपा को नकार देते हैं कि भाजपा नाम की कोई पार्टी ही नहीं है, तो ये बेवकूफी होगी। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कांग्रेस पार्टी की तरह वो भी मैदान में है, हम भी मैदान में हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारा प्रयास ये होगा कि हम वहां पर अपनी सरकार बनाए। वहां पर तृणमूल कांग्रेस भी हारे और भाजपा भी हारे, वहां जनता की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने। तो हमारा जो बड़ा सीधा सा कहना है वो ये है कि जिसे हमारी जरूरत है वो हमारे पास आए, हम नहीं जाएंगे किसी के पास। ठीक है, ठीक है। एक बार हम मित्र प्रकाश के पास में चलते हैं, लेफ्ट पार्टी के नेता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ सिकंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मित्र प्रकाश जी, तापस रॉय का ये कहना है, टीएमसी विधायक ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर कोई मजबूत है तो फिर टीएमसी है और टीएमसी के साथ बाकियों को आ जाना चाहिए। क्या आने वाले दिनों में इस तरह की सोच लेफ्ट पार्टी की रहेगी? क्योंकि 2016 में जो लेफ्ट पार्टी की बुरी गत रही, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बुरा हाल रहा, यह हम सभी को याद है और इसका आंकड़ा आगे मैं पेश करने जा रहा हूं। राशिद जी, धर्म एक अफीम है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बंगाल में उसका इस्तेमाल कर रही है, हाँ। उस तरह निश्चित रूप से सभी पार्टियों को उस कट्टरवादी मानसिकता के खिलाफ आना चाहिए। अच्छा। और जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि 40 नेता छोड़ के टीएमसी जाने वाले हैं या तमाम लोग जाने वाले हैं, तो मैंने इसी चैनल पे कई बार कहा है कि जब मौसम आता है, ये बरसाती मेढक होते हैं जिनको सही कीमत की तलाश होती है, वो चले जाते हैं। तो इससे किसी पार्टी और किसी विशेष दल पे असर नहीं पड़ने वाला है। और जहां तक की रहा कि टीएमसी का सवाल कि टीएमसी कांग्रेस के साथ आना चाहती है या कांग्रेस टीएमसी के साथ जाना चाहती है, अभी हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी से है जो धर्म की राजनीति कर रही है, जो राम को, जय श्री राम के नाम पे तलवार उठाती है, माँ दुर्गा को बुरा भला बोल रही है। उनके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या क्या बोला है एक चैनल पे, अभी आपने देखा ही होगा। तो ऐसी लोगों को हमें सबक सिखाना है और कम से कम ऐसे लोगों को एक स्वच्छ प्रदेश से उखाड़कर बाहर फेंकना है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को एक स्वच्छ प्रदेश से उखाड़ करके बाहर फेंक देना है। मतलब आप ये मान चुके हैं कि एक जड़ तो जम गई है और इस जड़ को उखाड़ करके बाहर फेंक देना है। सौरभ सिकंदर के पास में चलते हैं। सौरभ सिकंदर जी, आप लोगों को तो बड़ा आनंद आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मिशन 200 को हम पार लगाएंगे। मिशन 200 के लिए हमने एक सुपर 7 का फॉर्मूला भी बना लिया है। अमित शाह ने पूरी तरह से डेरा जमा लिया है। जेपी नड्डा से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर कोई इस रण में अपना खम ठोक रहे हैं। तो ऐसे में बाकी पार्टियों में जितनी हलचल मची है या बाकी पार्टियां जितनी परेशान हैं, जो ये कहने में लगी हैं तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं आपके साथ आऊंगी, अगला उसके साथ में चला जाए, इस तरह का गठबंधन बना लेते हैं, आप लोगों को तो बड़ा आनंद आ रहा होगा ना? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको विनती करता हूँ, मेरा नाम सौरभ सिकंदर है। नहीं, उसको थोड़ा जी रेक्टिफाई कर दीजिए जी। मैं ध्यान से सुन रहा था सभी मित्रों ने जो अपना अपना पक्ष रखा। आशा करता हूँ मैं जब बोलूंगा मेरे को भी थोड़ा बोलने का मौका दिया जाएगा, कोई ना टोके। सबसे पहले तो जो तृणमूल का प्रतिनिधि यहाँ है, उन्होंने जिक्र किया था कि इतने बूथ है और हम कितना एजेंट दे सकते हैं। तो मैं भाई को बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि भाई, बंगाल के सारे बूथ में सारे वोटर्स ही हमारा एजेंट है। एजेंट का चिंता मत करो, आप अपना एजेंट का चिंता करो, हमारे सारे वोटर्स अपना एजेंट है, वो हम देख लेंगे। दूसरी बात ऐसा है, देखिए लेफ्ट और कांग्रेस का यहाँ पे अभी जो राजनीति चल रहा है, आज से लेके आपके चैनल में भी दिखाया है और पिछले 15 दिनों से जितने यहाँ पे ओपिनियन पोल हो रहा है, प्री एग्जिट पोल हो रहा है, वहां पे कहीं पे भी ये दोनों पार्टी डबल डिजिट तक नहीं पहुंचे हैं।
हाँ। कहीं कहीं पे 4%, कहीं पे 5%। तो देखिए लड़ाई जो है बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात है हाँ, क्या है कि कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस एक जिले में और एक जिले में, एक पार्ट में कांग्रेस का ताकत यहाँ पे सीमाबद्ध है। उसके पहले ये मालदा और मुर्शिदाबाद के बाहर, वो भी मालदा में देखिए पिछले लोकसभा अगर आप देखिएगा तो एक सीट हमने जीता है वहां पे, और एक लोकसभा सीट जहाँ पे डालू बाबू जीता है, थोड़ी सी वोट से वो सीट हारा है। और जो बाकी फैक्टर हो रहा था धर्म वगैरह ये सब लेके, तो मैं ये भी याद दिला देना चाहता हूँ कि दूसरे धर्म के लोग सबसे ज्यादा मालदा डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं यहाँ, क्योंकि हमने बीजेपी ने कभी किसी मजहब को वोट बैंक की तरह यूज नहीं किया। इसीलिए आज कांग्रेस लेफ्ट जाके आज अब्बास सिद्दीकी के पास दौड़ रहा है, कभी ओवैसी जी के पास दौड़ रहा है। हमने विकास के मुद्दे पे वोट चाह रहा है, और ये जो नया भारत का नया जेनरेशन जो है दूसरे धर्म का भी सौरभ जी विकास के मुद्दे पे ही वोट देगा। लेकिन सौरभ जी मैं आगे आपसे ये पूछूंगा, आपका ये कहना है कि धर्म के नाम पर हम वोट नहीं मांगते हैं। अगर धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते तो बार बार अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में आप लोगों की जबान पर जय श्री राम क्यों आ रहा है, मैं इस पर आगे बात करूंगा। लेकिन बीजेपी अगर बॉस है तो बीजेपी वर्सेस किसकी लड़ाई है, जो असल में आज डिबेट का टॉपिक है, ये जानने के लिए एक बार आपको ग्राफिकल स्टूडियो हम लेकर के चलते हैं। हमारा वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो है जो आपको बताएगा बीजेपी बनाम कितनी लड़ाई अभी पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है। अब फैसला आपको करना है, क्या बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई है, क्या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और वाम की लड़ाई है, क्या बीजेपी के मुकाबले में आकर के खड़े हो गए हैं असदुद्दीन ओवैसी, या आने वाले दिनों में टैक्टिकली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सभी साथ में आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए। लेकिन अगर आपको इस लड़ाई के बारे में जानना है ना, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का हल क्या है यह भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आपने अधीर रंजन चौधरी को सुना है, आपने तापस रॉय को सुना है। कांग्रेस 1977 के चुनाव में बंगाल की सत्ता से बाहर हुई। कांग्रेस 1977 के बाद बंगाल की सत्ता में वापसी कर ही नहीं सकी। लेफ्ट पिछले 10 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही है। 2016 विधानसभा चुनाव में भी साथ लड़े थे कांग्रेस और लेफ्ट। 2016 में कांग्रेस और वाम ममता बनर्जी को चुनौती दे ही नहीं सके। 2016 में कांग्रेस विधानसभा में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। 2016 के चुनाव में 44 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, और इसी चुनाव में सीपीएम को मिली महज 26 सीटें। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 3 सीट ही जीत सकी थी। तो अब ऐसे में सवाल यह है, मजबूत कौन है, कांग्रेस है, टीएमसी है, या फिर वाम दल है। लेकिन 5 साल में पश्चिम बंगाल कितना बदल गया है ये भी देखें आप। 2016 के बाद से बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का जो ग्राफ है ये डाउन हुआ। पिछले 5 साल में बंगाल में बीजेपी की राजनीतिक ताकत बढ़ी है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी बनी। पंचायत चुनाव में भी बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। लोकसभा में बीजेपी को 18 सीटें मिली, 40% वोट शेयर रहा, और लोकसभा में कांग्रेस महज 2 सीटें और 5.67% वोट ही पा सकी। लेफ्ट को लोकसभा में 6.34% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली है। ये लोकसभा चुनाव का हाल रहा। लेकिन कांग्रेस और वाम का गठबंधन 2016 में कितना फेल हो गया था यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखें आप, 2016 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वाम मोर्चा का गठबंधन हुआ। सीपीएम ने 148 सीटों पर चुनाव लड़ा, 26 सीटें मिली। कांग्रेस ने 92 पर लड़ा, 44 पर जीत दर्ज की। वाम दलों के सहयोगी फॉरवर्ड ब्लॉक ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीती 2। सीपीआई ने 11 पर लड़ा, जीती 1। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने 19 पर लड़ा और जीते 3। इसका मतलब क्या हो गया, कांग्रेस वाम गठबंधन का सबसे अधिक फायदा हुआ कांग्रेस को, और कांग्रेस ने मात्र 92 सीटें लड़ी, जीती 44। वामपंथी दलों ने लड़ी 202 और जीत करके आए 32। तो ऐसे में 44 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिला, और फिर वाम दल की जो लकीर है धीरे धीरे करके कम होती गई और छोटी होती चली गई। लेकिन इन सभी के बीच में शमित घोष के पास एक बार फिर जाते हुए, टीएमसी के सपोर्टर है शमित घोष, आप लोगों में से न जाने कितने हैं जो ये कहते हैं कि धर्म के नाम के अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में करना चाहती है। लेकिन क्यों ना ये कहा जाए कि आप लोग भी कुछ इसी तरह की बातें करने की कोशिश में हैं और इसी तरह की बात प्रोपोगेट करने की भी कोशिश में हैं। अगर एक तरफ कहा जाता है कि जय श्री राम, तो आप लोग के दुर्गा के नाम के साथ में सामने आ जाते हैं। एक तरफ कहा जाता है जय श्री राम, तो आप बाकी जितने भी बड़े देवी देवता हैं उनका नाम सामने लेकर के आ जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, पहले बात तो यह है कि दिलीप घोष जी ने जो बात कहा है, उसने कहा है कि दुर्गा, कोट अनकोट उसने कहा है कि दुर्गा का
मतलब 14 पुरुष किसको पता है? हाँ। वो दुर्गा कहाँ से आ गई? हाँ। मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ कि उसने कहा है कि दुर्गा कहाँ से आ गई? राम ठीक का है। 14 पुरुष को तो हमको पता है, लेकिन दुर्गा ये कहाँ से आ गई? हाँ। मुझे नहीं पता है कि वो पुराण पढ़े है या माइथोलॉजी पढ़े है। हाँ। इंडियन माइथोलॉजी पढ़ना चाहिए। अगर आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो, और कल तो मैंने सुना कि दिलीप घोष जी ने ये भी कहा हम तो राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। हाँ। मैंने कभी भी आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का भी कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता से ऐसे बयान नहीं देखा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कह दिया कि हम तो राम के नाम पे राजनीति करते हैं। अरे आप सुमित भाई, बताइए। सौरभ जी, सौरभ जी, दिलीप घोष ने सीधे तौर पर यह कहा कि राम के नाम पर राजनीति करते हैं। पश्चिम बंगाल में राम के नाम का काम है, ये बीच में दुर्गा कहां से आ गई? इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। सौरभ जी, हम राम को हम मानते हैं, राम को हम पुरुषोत्तम मानते हैं, राम को हम अपना भगवान मानते हैं। अरे भाई ठीक है, मैं आपका बात सुन लिया भैया। मैं भी बंगाल से ही हूँ, मैं भी बंगाली हूँ, मेरा बात सुन लीजिए थोड़ा सा। जी, ऐसा है, दूसरे कोई माने ना माने इसमें तो हमारा कोई अब दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम माने, हम क्या होता है जो उत्तर भारत में हम देखते हैं कि दो आदमी जब मिलते तो राम राम बोलते हैं, तो राम तो हृदय में बसा हुआ है, तो राम राम भी बोलते हैं और जय सिया राम भी बोलते हैं, जय सिया राम भी बोलते हैं, राम राम भी बोलते हैं। हाँ। आज के डेट में जयराम जी की भी बोलते हैं, जयराम जी के भी बोलते हैं। तो अगर आज बंगाल में इतने बड़े हिंदी भाषी का तादाद है, हाँ। जिसको अभिषेक बनर्जी कल बोल रहा था कि गुटखा खा के ये बंगाल को गंदा करता है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा का पूजा। एक बार आप बोल दीजिए ना कि आप अरे भैया, मित्र प्रकाश जी एक एक करके बोलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मित्र प्रकाश जी, हाँ, एक मिनट रुक जाइए। मैं बीच में टपक ओके, ठीक है। सौरभ जी जल्दी अपनी बात पूरी करें। सौरभ जी जल्दी अपनी बात पूरी करें। माँ दुर्गा को तो पुरुषोत्तम राम जी भी पूछते हैं। सौरभ जी अपनी बात जल्दी पूरी करें। दुर्गा का आलोचना करना, हाँ। या माँ दिलीप दा यही कहना चाहे कि शी इज अबव ऑल दिस, उनको लेके बोलने का धृष्टता किसी में नहीं है। माँ दुर्गा माँ है, पूरा माँ है, संसार के धारक है, राम जी हमारे पास बैठे, इसको दीजिए कि आप राम के नाम से आप भी राजनीति कर रहे मित्र हैं। जी, इसको मित्र जी, सौरभ जी एक बार कह ठीक है, दीजिए मित्र जी आपके पास में आते हैं। एक बार देखते हैं बीजेपी के तर्कश में कितने तीर हैं। बीजेपी के तर्कश में जितने भी तीर हैं एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम की तो बात है ही। वहीं परिवर्तन यात्रा भी निकाली जा रही है, सीए और एनआरसी का नाम लिया जा रहा है, जय श्री राम और राम मंदिर के नारे बुलंद किए जा रहे हैं और बंगाल के बड़े बड़े नायकों को याद किया जा रहा है। यानी बीजेपी के तर्कश के ये तीर हैं। तर्कश का वो तीर जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी हैं, जिसमें प्रभु श्री राम का नाम भी है, सीए एनआरसी भी है, और ममता राज में जितनी भी राजनीतिक हिंसा है इसे भी उठा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी के तर्कश के तीर हैं। लेकिन आप ये देखें, क्योंकि अगर वामपंथी दलों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कांग्रेस वामपंथ के साथ हर कोई आ जाए, तो इसके पीछे की कहानी समझिए आप। वामपंथियों के बारे में धारणा अब मुख्य विपक्ष की नहीं रही है और कैसे वामपंथी आउट हुए हैं पश्चिम बंगाल से देखें आप। पश्चिम बंगाल में बीजेपी मुखर विपक्षी पार्टी बन चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टी पूरी तरह फेल। राज्य की 42 सीटों पर वामपंथी दलों का खाता खुला ही नहीं। ज्यादातर सीटों पर लेफ्ट थर्ड या चौथे नंबर पर रही। एक को छोड़कर किसी भी लेफ्ट फ्रंट उम्मीदवार की जमानत बची ही नहीं। 2019 में बीजेपी की सीटों की तादाद 2 से बढ़कर हो गई 18। 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ करके हो गया 40%। और हां, मोहम्मद सलीम जैसे बड़े नेता भी रायगंज से जमानत बचा नहीं सके। सीपीएम का जाना माना चेहरा रहे मोहम्मद सलीम। तो ऐसे में मित्र प्रकाश जी, आप लोग कैसे चुनावी मैदान में हैं, कैसे ये माना जाए, क्यों ना ये माना जाए कि आप लोगों ने लड़ने से पहले ही वॉकओवर दे दिया है और हमने ये बताया और दिखाया कि एक को छोड़ करके लोकसभा चुनाव में किसी भी लेफ्ट पार्टी वाले की जमानत बची नहीं। और 2016 में जो विधानसभा चुनाव था 202 सीटों पर लड़े और आपका स्ट्राइक रेट महज 32 सीटों पर आकर के टिक गया। आप तो कहीं पर है ही नहीं। वोट की फसल कैसे काटेंगे? आपकी सारी बातें सराखों पर। अगर हम सत्ता में रहते तो ये ऐसे थोड़ी ना बैठे रहते। आप बीजेपी की तरह, जैसे आप बीजेपी काम कर रहे हैं वैसे हम भी काम कर रहे होते। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसका नतीजा है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, हम वो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो धर्म की राजनीति, जय श्री राम की राजनीति, माँ दुर्गा की राजनीति, वो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं राशिद भाई। और अभी जो
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो 1992 से राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोग अभी बंगाल में राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और कब तक इस तरह की फसल काटेंगे, मुझे कब तक देश को, बंगाल को गुमराह करते रहेंगे। अगर बंगाल में आए हैं तो जल जंगल जमीन के बारे में बात करें, रोजगार की बात करें, बंगाल की जनता के बारे में बात करें। नहीं, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ बात करेंगे राम के नाम पे, दुर्गा माता के नाम पे। तो इससे देश का विकास नहीं होने वाला है, ना बंगाल का विकास होने वाला है। और सौरभ भाई को मैं अभी बता रहा था, सौरभ भाई बोल रहे थे तो उनकी बात पूरी नहीं हुई, वो भी बोल दें एक बार कि हम राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। बस यही कारण है कि हम सत्ता में नहीं है और लोगों को धर्म का नशा पिलाया जा रहा है। लोगों को हम बताएंगे इस बार कि राशिद भाई, लोगों को हम बताएंगे इस बार कि जल जंगल जमीन ही उनका मामला है और रोजगार से ही उनका घर चलने वाला है। तो ये बताएंगे हम उनको इस बार। और निश्चित पश्चिम रूप से बंगाल इस के बार बारे में बदलाव मित्र आएगा। प्रकाश जी एक बात कही जाती है ना कि पश्चिम बंगाल सालों तक अंगड़ाई लेता है तब जाकर के करवट लेता है, और इसीलिए कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सियासत की करवट को समझना भी बहुत जरूरी है। क्यों, जानिए आप। पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा सीटें हैं 294। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को मिली मात्र 3 सीटें। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी का वोट शेयर 43.3% रहा, जबकि बीजेपी का बढ़कर के हो गया 40.3%। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 18 सीटें मिली और 2019 में बीजेपी को कुल 2,30,28,343 वोट मिले, जबकि इसी लोकसभा चुनाव में टीएमसी को मिले 2,47,56,985 वोट। विजय कौशिक जी, पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस के लिए बड़ा चेहरा कौन है, क्योंकि अभी तक समझ पाना मुश्किल है। न तो आप लोग डिफाइंड हैं और न ही आप लोग रिफाइंड तरीके से बता रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में कई बड़े बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, दिलीप घोष हैं, टीएमसी के पास में ममता बनर्जी हैं, लेफ्ट के पास में सीताराम येचुरी और बाकी बड़े बड़े वामपंथी नेता हैं, लेकिन कोई अगर नजर नहीं आ रहा कांग्रेस के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वाला। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, अधीर रंजन चौधरी जी हैं, खड़गे जी हैं और तमाम नेता, हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल में हमारा जो विजन है बड़ा सीधा सा है कि जहां भाजपा राम के नाम पर वोट पाना चाहती है, टीएमसी मां दुर्गा के नाम पर वोट पाना चाहती है, वहीं हम विकास के नाम पर, अपने काम के दम पर वहां जीत हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ममता बनर्जी कभी कांग्रेस में थी, कांग्रेस छोड़कर थी, तो कांग्रेस के वोट बैंक को कुछ ले गए, लेकिन धीरे धीरे वो सारा वोट बैंक हमारे पास वापस आ रहा है, क्योंकि टीएमसी से लोग संतुष्ट नहीं है। इसी तरीके से भाजपा की नीतियों के बारे में लोग जानते हैं कि नेशनल लेवल पर किस तरह से महंगाई बढ़ी है, किस तरह से लोगों का जीना हराम हुआ है। लोग अच्छी तरह जानते हैं भाजपा की कथनी और करनी के अंतर को। देखिए, आप राष्ट्रीय राजनीति में भी देखिए कि कांग्रेस के जिन नेताओं को भाजपा भ्रष्ट कहती थी, उनको भाजपा में शामिल कर लिया, उनको एमपी की टिकट दे दी, उनको एमएलए की टिकट दे दी। उसी फार्मूले को ये लोग पश्चिम बंगाल में अप्लाई कर रहे हैं। वहां पर टीएमसी के लोग को ले रहे हैं। अरे भाई, टीएमसी अगर एक भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट लोगों की सरकार है, तो उसके एमएलए वगैरह को आप क्यों ले रहे हैं अपने यहाँ? सीधी सी बात है कि भाई इनके पास अपना कुछ नहीं है, ये तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास करते हैं। अरे भाई, टीएमसी के लोगों को तोड़ लाओ, कांग्रेस के लोगों को तोड़ लाओ, किसी और पार्टी के लोगों को तोड़ लाओ, किसी को पैसे के दम पर लाओ, किसी को डरा धमका कर ले आओ, किसी को सीबीआई का दिखाओ, किसी को सौरभ जी, तो इस तरह की राजनीति कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक का ये कहना है कि आप लोगों की पश्चिम बंगाल के अंदर की जो स्ट्रेटजी है वो है कहीं ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और इसी तरह का कुनबा जोड़ करके आप लोग पश्चिम बंगाल फतेह करना चाहते हैं, जिसमें आप लोग सफल नहीं होंगे। इस तरह की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जवाब दें। ये विजय जी को मैं ये थोड़ा याद दिला देना चाहता हूं कि विजय जी, कांग्रेस पहले यहाँ बंगाल में अपना एग्जिस्टेंस बचाने का लड़ाई करे, उसके बाद आप मेन लड़ाई में आना। दूसरी बात ऐसा है, हाँ ठीक है, जनता तैयार कर लिया था, दिखा दिया था लास्ट लोकसभा में। अब ऐसा है कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों में ये जो बात बोल रहे थे ना कि सब छोड़ के क्यों आ रहे, छोड़ के क्यों आ रहे, दोनों परिवार के पार्टी है। ये गांधी परिवार के पार्टी है, ये बनर्जी परिवार की पार्टी है। कोई भी स्वाभिमानी लोग
और जिसका समाज में अपना रुतबा है, अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है, अपना जन समर्थन है, समाज में अपना पहचान है, वो ना तो कांग्रेस में रह सकते हैं ना इधर तृणमूल में रह सकते हैं। और जब तक वहां थे तब तक वो बड़ा क्लियर थे, जब वहां से आ गए तो भ्रष्ट हो गए। दूसरी बात है, इन लोगों का एक जलन और भी हो रहा है बंगाल में कि भाई छोड़ के कांग्रेस में क्यों नहीं जा रहा है, आप दोनों ही लोग, आप सभी रुके, नहीं जा रहा है। आप सभी रुके, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दो चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अब नया कार्ड चला है, कार्ड है ममता रसोई का। ममता रसोई का कार्ड आखिरकार पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कितने काम आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा राम कार्ड को ममता कार्ड के साथ किसने ला करके खड़ा कर दिया है, ये कार्ड वाली पॉलिटिक्स बीजेपी को कहां लेकर के जाएगी और टीएमसी को कहां ला करके खड़ा करेगी, इस पर बात हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका यह कहना है कि बाकी जो भी दल हैं, खासतौर से ममता बनर्जी टीएमसी आ जाएं कांग्रेस और वाम दलों के साथ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगी। वहीं टीएमसी के विधायक तापस रॉय का यह कहना था कि कांग्रेस और वाम उनके साथ में आ जाएं। क्या इसका मतलब यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर बाकी पार्टियों ने मान लिया है? अगर माना है तो एक के बाद एक तुरुप के एक के चले जा रहे हैं। एक और तुरुप का इक्का चलने की तैयारी है। मां की रसोई इसका नाम है। ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में खोलेगी मां की रसोई। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 5 रुपए में मिलेगा गरीबों को भरपेट खाना। योजना के तहत अभी कोलकाता में लंच की व्यवस्था की गई है। 5 रुपए में दिया जाएगा दाल चावल, एक सब्जी, एक अंडा। धीरे धीरे योजना को कोलकाता के बाहर भी शुरू किया जाएगा। अभी कोलकाता तक लिमिटेड रखा गया है। 5 रुपए में दाल चावल, एक सब्जी, एक अंडा दिया जाएगा। धीरे धीरे योजना को कोलकाता से बाहर भी शुरू किया जाएगा। यानी ये ममता रसोई कितने काम की होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगली एक और बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में ममता कार्ड मायने रखता है, ये टीएमसी के बड़े नेता ने कह दिया है। पीएम मोदी का राम कार्ड नहीं चलेगा, ये टीएमसी का स्टैंड है। ममता बनर्जी के मंत्री हैं, नाम है पार्थ चैटर्जी, बड़ा दावा किया है। विकास का जनता कार्ड और ममता कार्ड मायने रखता है, ये टीएमसी के नेता पार्थ चैटर्जी ने बड़ा दावा किया है, जो कि ममता सरकार में मंत्री भी हैं। यानी राम कार्ड नहीं चलेगा, ममता कार्ड चलेगा। ये सीधे हम चलते हैं शौमित घोष के पास। शौमित घोष जी, आप लोगों ने ये नई लड़ाई बना दी क्या, राम कार्ड वर्सेस ममता कार्ड? राम कार्ड, ये पहली बात तो भगवान राम के नाम पे ये कार्ड वगैरह ये सब बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमको पता नहीं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो पॉलिटिक्स करने वो बंगाल में आए थे एक चुनावी रैली में, लेकिन ऐसा बात शायद उनसे नहीं कहना चाहिए। हम उसका श्रद्धा करते हैं क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन राम तो हमारी भी देवता है, सभी का देवता है। लेकिन जो दिलीप घोष जैसे जो लीडर है, जो स्टेट प्रेसिडेंट है एक पार्टी का, वो अगर ऐसा बयानबाजी करते हैं कि हम राम को लेकर पॉलिटिक्स करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है राम को लेकर पॉलिटिक्स करेंगे। वो कह रहे हैं कि ओपन मीडिया में कह रहे हैं कि दुर्गा कौन है, दुर्गा कहाँ से आ गया, हमको नहीं पता। लेकिन दुर्गा इज इमोशन, ठीक है। बांग्ला कृष्टि, बांग्ला का संस्कृति, बांग्ला का कल्चर जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं बीजेपी का जो प्रवक्ता यहाँ पर है, वो दादा को मैं ये कहना चाहता हूँ, दादा आपको शायद याद होगा कि सारी पूरी दुनिया में, पूरी देश में अगर किसी भी स्टेट में आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कि गुटखा, ऐसे अभिषेक बनर्जी ने ऐसा बयानबाजी किया है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ दादा कि हावड़ा में पश्चिम बंगाल में ही हिंदी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं पश्चिम बंगाल का सरकार, ममता बनर्जी का सरकार। ये भी आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। और ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो वोट ऑन अकाउंट बजट भी ममता जी ने कुछ दिन पहले विधानसभा में दिया है, उसमें भी 50 से ज्यादा हिंदी स्कूल खुलने का जो बजट में पैसा दिया गया है। मतलब 50 से ज्यादा हिंदी मीडियम स्कूल भी पश्चिम बंगाल में खुला जाएगा। ये हम बंगाल का कल्चर है कि नाना भाषा, नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो विविध महान, मतलब यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। ठीक है, दिस इज द कल्चर ऑफ बंगाल। ये कल्चर आप कहते हैं कि टीएमसी जो है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करती है, लेकिन सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना है कि इन्हें से दो ही चीजों पर विश्वास है, भाईपो और पोइस। तो ये भी दोनों पार्टी, इनको भी मोदी और मोदी। अरे सौरभ जी जवाब तो दीजिए, आपसे फंस रहे हैं आप, भाईपो पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप। नहीं, देखिए ये भाईपो और पीसी, भाईपो और पीसी ने मुश्किल है कि तृणमूल कांग्रेस को बैनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है। अच्छा, अभी मेरे टीएमसी का जो भाई अभी बोल रहे थे, राम मेरा भी देवता है, बहुत अच्छा लगा सुन के।
क्या अभी इस अच्छा स्टूडियो में लगा, बैठ लेकिन के जय आप श्री राम ज्वाइन- नहीं बोलते। एक बार बुलवाइए जय ना, श्री राम बोल सकते हैं एक क्या? बार बुलवाइए मैं ना। पूछ रहा हूँ ये कहते हैं उनको जय श्री राम बोल देंगे, आप भगवान लेकिन जय श्री को राम नहीं अपना बोलेंगे। देवता बना, आप जय श्री राम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भाईपो और किसी का खौफ। शमित घोष लोग- बोल ही दीजिए, आज सारी जबान बंद कीजिए, बोल दीजिए शमित घोष। नहीं, हम तो मैं तो जय माँ दुर्गा जोर से बोलूंगा। मैं जय माँ हिंदुस्तानी दुर्गा, हूँ, मेरा जय नाम माता राशिद दी। है और आप मेरे जय लिए श्री राम भी बोल सकते प्रभु हैं श्री क्या? राम आराध्य देव हैं। मैं तो बोल सकता हूँ भाई, मैं जय श्री राम भी बोलूंगा, मैं जय सिया राम भी बोलूंगा, मैं जय राम जी मैं की भी जय माँ बोलूंगा, दुर्गा, जय माँ काली, मैं राम मैं राम भी बोल रहा बोलूंगा। हूँ। आप एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। नहीं बोल सकते, नारी को सम्मान देना, हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हमें अपना नारी को मान सम्मान दिया जाता है, जो औरत होता है, आप बनर्जी जो औरत प्राइवेट होती है, लिमिटेड के सम्मान दिया मेंबर जाता है। है। आप यानी नहीं सौरभ जी बोल ने ये सकते, कहा आपके कि मन में टीएमसी भी जो है वो नहीं बैनर्जी बोल प्राइवेट सकते। लिमिटेड बन गई है, बैनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। एक बार मित्र प्रकाश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मित्र प्रकाश जी, सभी के पास एक कार्ड है, किसी के पास राम के नाम का कार्ड है, किसी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट वाले काम का कार्ड है, कोई ये कहता है कि ममता का कार्ड चलेगा, लेकिन आपके पास कौन सा कार्ड है? हमारे पास विकास का कार्ड है। कौन हम सा? जनता के बीच, हम विकास की बात करेंगे, हम जनता के बीच में जल जंगल मैं शुरू से कह रहा हूँ राशिद भाई। 34 साल वाला विकास, पिछले 34 साल नहीं, वाला विकास अरे का बोलने बात तो दीजिए, करेंगे। मित्र जी बोलना सौरभ चाहते हैं, जी- मित्र जी बोलना सौरभ चाहते जी- हैं, एक बात बोलने दीजिए। सौरभ जी, आपको दुर्गा जी की याद दिलाऊं क्या? जब भगवान राम जा रहे थे तो दुर्गा जी की आराधना करके वो गए थे वनवास, और रावण जी को, अच्छा रावण को मारने। मित्र जी आप क्या प्रिफर करेंगे, जय श्री राम या फिर लाल सलाम? हमारे लिए लाल सलाम पहले है और जय श्री राम भी पहले है, पहले क्या सीताराम है? भी पहले है। पहले आराध्य देव राम है या पहले लाल सलाम है? पहले प्रभु जय हिंद है या हमारे पहले लिए क्रांति है? पहले हमारे लिए भारत है, फिर हमारे लिए देश की क्रांति है, फिर हमारे लिए भगवान है, सब कुछ अच्छा। है, पहले हमारे लिए देश है। अच्छा, यानी देश आपका बचेगा लाल तो सलाम सारी जो चीज बचेगी। है, आपका लाल सलाम जो है वो आराध्य देव से भी ऊपर आ गया, क्यों? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं पहले हमारे लिए देश है राशिद जी, पहले हमारे लिए देश है। देश है, देश के बाद क्रांति है। देश में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं आएंगी तो हम क्रांति करेंगे। अच्छा, और विजय क्रांति कौशिक जी, में लाल का विजय कौशिक जी देखिए बैठे हुए मित्र भाई, विजय कौशिक जी जानते हैं क्या सोच रहे होंगे? राम का नाम देने वाले हम, राम के नाम पर शिलान्यास करवाने वाले हम, राम के नाम पर थाली में सजा करके परोस करके देने वाले हम, लेकिन फायदा उठा ले जाते हैं बाकी सारे। कभी भारतीय जनता पार्टी उठा ले जाती है, कभी मुखालफत करते हुए टीएमसी उठा ले जाती है, कभी पर यूपी में समाजवादी पार्टी वाले उठा ले जाते हैं, कभी बीएसपी वाले उठा ले जाते हैं, लेकिन थाली में परोस करके हमने दिया था। क्यों विजय जी? मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमने, हमारी सरकार ने हमेशा भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की कोशिश की, लेकिन बाकी दलों ने उनके नाम पर राजनीति की दुकान चलाने की कोशिश की। मैं माननीय मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं, आपने भगवान श्री राम जी के जीवन से क्या सीखा? हाँ। क्या केवल धर्मपत्नी को वनवास देना सीखा, या फिर भगवान राम की तरह गरीबों का, सभी के विकास का जो नजरिया था, जो एक राम राज्य विजय का जी, सपना था, व्यक्तिगत जिसमें हर टिप्पणी नहीं, किसी ये को- मेरी रिक्वेस्ट है। विजय जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कहना आपसे। चाहता हूं, और मैं इसी वजह से आपकी बात को यहीं पर रोक करके मैं इंफोग्राफिक लेना मुनासिब समझूंगा, क्योंकि बंगाल फतेह के लिए असल में भारतीय जनता पार्टी ने सीक्रेट फॉर्मूला बनाया है। ये फॉर्मूला है फॉर्मूला 23। ये जाने आप कि बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी का ये प्लान क्या है। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय फॉर्मूला 23 का नेतृत्व कर रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल के 23 जिलों के लिए 12 केंद्रीय कन्वीनर्स नियुक्त किए हैं। कन्वीनर्स की रिपोर्टिंग सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को की गई है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से 200 सीटें जीतने का टारगेट है। बीजेपी ने हर जिले पर फोकस करने के लिए फॉर्मूला 23 बनाया है। सुनील देवधर, विनोद सोनकर को फॉर्मूला 23 की जिम्मेदारी दी गई है। दुष्यंत गौतम, विनोद तावड़े, अमित मालवीय फॉर्मूला 23 के सूत्रधार हैं। और बंगाल चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रहलाद पटेल प्रधानमंत्री की पसंद है। कन्वीनर नरोत्तम मिश्रा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भरोसा है और यही फॉर्मूला 23 पिछले लगभग 1.5 महीने से पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है। लेकिन एक और प्लान है, प्लान का नाम है स्पेशल 7। कैसी रणनीति बनाई गई है आप देखिए। पश्चिम बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी ने यह रणनीति बनाई है और बीजेपी ने स्पेशल 7 टीम बनाई है जो ममता का सामना करेगी। 7 केंद्रीय नेताओं को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। संजीव बालियान, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मुंडा हिस्सा हैं। मनसुख मंडाविया, केशव प्रसाद मौर्य, प्रधान सिंह, नरोत्तम मिश्रा
स्पेशल 7 में शामिल हैं। ये सभी नेता अपने अपने लेवल पर राज्य में पार्टी को मजबूत करेंगे और ममता बनर्जी की कमजोरियों को तलाश कर अपनी रणनीति तैयार करेंगे। इस तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन 23 साल में ममता बनर्जी की पार्टी कितनी बिखरी है, ये भी देखें आप। 1998 में ममता ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई। 22 साल में पहली बार सबसे ज्यादा तृणमूल नेताओं का पलायन पिछले साल हुआ। टीएमसी के दर्जन भर से ज्यादा विधायक बीजेपी में आ चुके हैं। 2 बार के टीएमसी सांसद सुनील मंडल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। टीएमसी विधायक बनश्री मैती, शीलभद्र दत्ता बीजेपी खेमे में है। विश्वजीत कुंडू, शुक्र मुंडा, सईकत पांजा ने भी बीजेपी का झंडा थामा है। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी से बीजेपी में जाना ममता को कमजोर करेगा। सौरभ जी, अभी और कितनी तोड़फोड़ मचाएंगे आप लोग? सौरभ जी, और कितनी तोड़फोड़ होगी अभी? नहीं मचा रहे हैं। मैंने अभी जो बात का जिक्र किया था भाई साहब, कि जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति है और जिसने अपने दम पे, अपने बलबूते पे समाज में, राजनीति में अपना जगह किया है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं रह सकते। अब देखिए, माननीय दिनेश द्विवेदी जैसा लोग, देखिए आप भी मेरे साथ एक बात होंगे कि राजनीति में उसके जैसे जेंटलमैन पॉलिटिशियन बहुत कम आए हैं। अच्छा, बहुत कम है। अच्छा, श्री दिनेश द्विवेदी जी का, जो तृणमूल कांग्रेस जब से तैयार हुआ था तब से उसका वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट थे, जो बिहाइंड द कर्टन काम करते थे। और ये जो सिंबल है, जो जोड़ा फूल, मैं एकदम जिम्मेदारी लेके बोलता हूँ, स्वर्गीय अजीत पाजा जी, दिनेश द्विवेदी जी भी ये मिलके बनाए थे। ठीक है। आज उनके जैसा आदमी बोल रहा है कि कॉर्पोरेट कंपनी दल को चला रहे, हम नहीं बोल रहे, उसका वन ऑफ द वरिष्ठ नेता बोल रहा है और इतना अनुभवी नेता बोल रहा है, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई चलाते हैं। हाँ, राजनाथ सिंह के लड़के शमित घोष जी, एक पॉलिटिकल स्टॉपर लगाइए आप लोग। शमित घोष जी, ये जितने लोग का पलायन हो रहा है ना, एक पॉलिटिकल स्टॉपर लगाना बहुत जरूरी है। जी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं आपको ये ग्राफिक्स देख रहा था, तो ये भी हमारा जो ये इस साल का कैंपेनिंग है, इस कैंपेनिंग में हम ये कह रहे हैं कि बांग्ला बांगालीरा चलाते कोनो बहिरागतरा नय। ठीक है, मतलब कोई बाहरी बंगाल को नहीं चलाएगा। मैं यहाँ नहीं चलाएगा। बंगाल भारत में नहीं है क्या? बंगाल भारत में नहीं है क्या? हमारा संविधान ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी राज्य में कोई भी जा सकता है, किसी भी राज्य में कोई रह सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, ठीक है, जो यहाँ पर बीजेपी का जो दादा है, ये भी बंगाल से है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी कोई दायित्व सौंपा की जा सकता है, लेकिन किसी को, अगर वो मुकुल राय हो, अगर वो सौमित्र खा हो, अगर वो दिनेश दिलीप घोष हो, किसी के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, बात सोच लीजिए, पश्चिम बंगाल को तो पश्चिम बंगाल के लिए चलाएंगे ना। अरे तो वहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है ना, वहाँ प्राइवेट लिमिटेड नहीं है ना। तो लीडरशिप पे तो मोदी जी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, ठीक समझ है। लीजिए ये बात। अब यहाँ का जो लीडर बंगाल का, उन पे तो मोदी जी, अमित जी को कोई कॉन्फिडेंस ही है नहीं, इसीलिए तो बाहर से इतने सारे लोगों को यहाँ पर। सौरभ जी, विजय कौशिक जी, शमित घोष जी, मित्र प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी डिबेट में साथ में रहने के लिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी चुनाव की तरफ, यानी 3 महीने के बाद में चुनाव है, वैसे वैसे कई राजनीतिक उतार चढ़ाव आएंगे। क्षय और मात का खेल चलेगा, कोई सीधी चाल चलेगा, कोई टेढ़ी चाल चलेगा, आड़ी तिरछी चाल के बीच में कोई ढाई चाल भी चलने की कोशिश करेगा, और जो ढाई चाल चलेगा कहते हैं कि वही पश्चिम बंगाल में राज करेगा। इसी ढाई चाल को बताने के लिए हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। पश्चिम बंगाल के चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं, जो आपको ग्राउंड जीरो के एक एक हलचल बताएंगे। सारी खबरें, सारा अपडेट, सारी ब्रेकिंग सबसे पहले, और हां, सबसे सच्ची खबर सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा, और डिबेट पॉलिटिकल्स हमारी जारी रहेंगी।